नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। देखते हैं आज की तारीख 15 फरवरी 2026, आज का करंट अफेयर्स, जिसके सभी प्रमुख हेडलाइन हैं। प्रदेश के सभी अंडर वाटर ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन को मंजूरी मिली। झारखंड के कोडरमा में परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज निदेशालय के अंतर्गत G4 स्तर के भूवैज्ञानिक और रेडियोमेट्रिक सर्वेक्षण शुरू हुआ। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गेजनी ने तबाही मचाई। भारतीय शिक्षिका व कार्यकर्ता रूबल नागी ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता। जो साइमन का 80 वर्ष की आयु में कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैठक के दौरान हृदयाघात से निधन हो गया। मियां मटोली ने बारबाडोस में लगातार तीसरी बार चुनाव जीता। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 4 राज्यों के 12 जिलों को कवर करने वाली 18,500 करोड़ रुपया से अधिक की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजना को मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सामाजिक प्रभाव, स्वीकार्यता और सुशासन पर ध्यान देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समकालीन भू राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करते हुए वैश्विक चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर जोर दिया। और अंतिम में बहरीन में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के SL3 वर्ग में भारत के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और नोटबुक बनाइए। इससे क्या होगा, रिवाइजिंग भी होगा और शुद्धिकरण भी होगा। और एग्जाम से ही क्वेश्चन इसी से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसीलिए देखना ना भूलिए। और शुरू से लेकर नहीं, शुरू में ही नहीं, अंत तक बने रहिए। प्रदेश के पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के पहले अंडर वाटर ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट को किस के लिए मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए है पर्यटन विकास, ऑप्शन बी है रक्षा परिवहन, ऑप्शन सी है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ऑप्शन डी है जल संरक्षण। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। यह प्रोजेक्ट सरकार सड़क और रेल दोनों को के लिए एक साथ उपयोगी होगा। यह प्रोजेक्ट सड़क और रेल दोनों के लिए एक साथ उपयोगी होगा, इसीलिए इसे रोड कम रेल कहा जाता है। यह प्रोजेक्ट रेल और सड़क दोनों के लिए उपयोगी है। अंडर वाटर ट्यूब तकनीक में 2 समानांतर सुरंगें बनाई गई है जाती है, एक आवागमन के लिए और दूसरी सुरक्षा रखरखाव हेतु। इससे परिवहन समय घटेगा, लॉजिस्टिक लागत कम होगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है,
G4 स्तर का भूवैज्ञानिक और रेडियोमेट्रिक सर्वेक्षण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, G4 स्तर का भूवैज्ञानिक और रेडियोमेट्रिक सर्वेक्षण कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है कोडरमा, ऑप्शन सी है धनबाद, ऑप्शन डी है बोकारो। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि कोडरमा है, झारखंड में पड़ता है कोडरमा जिला। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने G4 स्तर के सर्वेक्षण खनिज अन्वेषक का प्रारंभिक चयन होता है। इसमें क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मैपिंग, सैंपलिंग और रेडियोमेट्रिक्स अध्ययन किया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा G4 स्तर का जो सर्वेक्षण अन्वेषक प्रथम चयन होता है। इसमें क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मैपिंग, सैंपलिंग और रेडियोमेट्रिक्स अध्ययन किया जाता है, ताकि यूरेनियम जैसे परमाणु खनिजों की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। आगे G3, G2, G1 चरण में विस्तृत ड्रिलिंग व संसाधन का आकलन होता है। इसका फेज बाय फेज है, पहले G4, फिर G3, फिर G2, फिर G1। इसी तरह से खनिजों का पता लगाया जाता है और कितना है, क्या है, कैसा है, इसकी क्वालिटी क्या है, सब बताया जाता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, चक्रवात गेजानी ने सबसे अधिक प्रभाव किस देश में डाला है? ऑप्शन ए है मोजाम्बिक, ऑप्शन बी है मेडागास्कर, ऑप्शन सी है तंजानिया, ऑप्शन डी है केनिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेडागास्कर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंद महासागर क्षेत्र में बनते हैं। गजानी ने तेज हवाओं, भारी वर्षा और तटीय बाढ़ से व्यापक नुकसान पहुंचाया है। मेडागास्कर अक्सर चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि यह गर्म समुद्री जल क्षेत्र के पास स्थित है। सबसे अधिक प्रभाव कहाँ डाला है? मेडागास्कर में। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता? 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता? गीता वर्मा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है रूबल नागी, ऑप्शन सी है सीमा जोशी, ऑप्शन डी है अंजलि मेहता। इसका सही आंसर रूबल नागी हो जाएगा, ऑप्शन बी। रूबल नागी एक शिक्षिका और कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे झुग्गी बस्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कला प्रशिक्षण और सशक्तिकरण कार्यक्रमों से जोड़ती है। उनका काम शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का मॉड्यूल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोश साइमन का निधन किस संगठन के बैठक के दौरान हुआ है? जोश साइमन का निधन किस संगठन की बैठक के दौरान हुआ है? ऑप्शन ए है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी है सेंसर बोर्ड, ऑप्शन सी है कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन डी है साउथ फिल्म एसोसिएशन,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स। KFCC कन्नड़ फिल्म उद्योग की प्रमुख व्यापारिक संस्थान है। KFCC यह फिल्म निर्माण, वितरण, प्रदर्शनी और औद्योगिक नीतियों से जुड़े हुए निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जॉर्ज साइमन उद्योग से जुड़े हुए विशिष्ट व्यक्ति थे। जॉर्ज साइमन जो है, जो अभी मीटिंग में कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो मीटिंग हो रहा था, उसमें उनका हृदयाघात से निधन हो गया, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये बहुत चर्चित व्यक्ति थे इससे, और वो जुड़े थे KFCC से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मियां मैटोली ने कितनी बार लगातार चुनाव जीता है? ऑप्शन ए है पहली बार, ऑप्शन बी है दूसरी बार, ऑप्शन सी है तीसरी बार, ऑप्शन डी है चौथी बार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि तीसरी बार है। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मियां मैटोली ने तीसरी बार ये प्रधानमंत्री का पद हासिल किया है। मियां मैटोली कैरिबियाई राजनीति के प्रभावशाली नेताओं में से गिने जाते हैं। इनका नेतृत्व जो है सो आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आवाज़ और सामाजिक नीतियों को बल मिला है। लगातार तीसरी जीत उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक स्थिरता को दर्शाती है। आप समझ सकते हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार जीत रहे हैं। इसका मतलब है कि उनमें लोकप्रियता है, कार्य के प्रति वो जागरूक हैं, इसीलिए वो बार बार चुने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं के लिए कितनी राशि मंजूरी की है? ऑप्शन ए है 10 करोड़, ऑप्शन बी है 12.5 करोड़, ऑप्शन सी है 18.5 करोड़, ऑप्शन डी है 25,000 करोड़, 18,500 करोड़ और 12,500 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 18,500 करोड़ को मंजूरी मिली है मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजना के लिए। यह मंजूरी 4 राज्यों के 12 जिले को कवर करने वाली परियोजनाओं के लिए दी गई है। रेलवे क्षमता को बढ़ाना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है सो रेलवे क्षमता को बढ़ाना, माल ढुलाई तेज करना, लॉजिस्टिक लागत कम करना और मल्टी ट्रैकिंग से ट्रेनों की देरी घटेगी और आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है 8वां, AI को पांचवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पांचवी औद्योगिक क्रांति के आगे बढ़ाने वाला किसने बताया? ऑप्शन ए है राजीव चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? सॉरी,
इसका सही आंसर कुछ तकनीकी खामी हो जाता है, इसीलिए सही सही काम नहीं कर पाता है। चलिए ठीक हो गया, हम बने हुए हैं यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अश्विनी वैष्णव ने बताए हैं, जो कि दूरसंचार मंत्री भी हैं और रेल मंत्रालय भी इन्हीं के अधीन है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री ने कहा कि एआई का विकास सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए रखकर होना चाहिए। स्वीकार्यता और सुशासन जरूरी है। एआई का उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है? तो इसका हेल्थ केयर, शिक्षा, कृषि, प्रशासन, हेल्थ केयर, शिक्षा, कृषि, प्रशासन, मतलब हर एक क्षेत्र में एक तरह से एआई अपनी पैठ जमाते जा रहा है। यह इलियोट्रिप 5.0 की दिशा में मानव केंद्रित टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा। मतलब मानव का अब ये भी एक तरह से देखा जा रहा है कि मानव का उपयोग कम होने लगा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगा, बहुत तरह के समस्याएं होगा। लेकिन एक तरफ मशीनीकरण बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छा भी है। नौवां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता पर जोर किसने दिया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है जयशंकर, एस जयशंकर, ऑप्शन सी है अजीत डोभाल, ऑप्शन डी है हरदीप पुरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। क्यों जोर दिया है? वर्तमान वैश्विक चुनौती युद्ध, आतंकवाद और आपूर्ति संकट पुराने ढांचे में हल नहीं हो रही है। भारत का मांग क्या है? तो भारत की जो मांग है, यूएनएससी सुरक्षा परिषद का विस्तार विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसमें मात्र 5 सदस्य हैं, जो कि विश्व बढ़ता जा रहा है, युद्ध कहीं कम नहीं हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक शासन को अधिक लोकतांत्रिक बनाना। अगला और अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर, SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए है सुहास युथराज, ऑप्शन बी है प्रमोद भगत, ऑप्शन सी है मनोज सरकार, ऑप्शन डी है तरुण ढिल्लो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि प्रमोद भगत हैं। प्रमोद भगत ने SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। वर्ग ये हो कहाँ रहा है? तो ये हो रहा है बहरीन में। वर्ग SL3 स्टैंडिंग लोअर लैम्ब इम्पेयरमेंट टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विश्व रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल है। कौन? प्रमोद भगत। यह जीत भारत के पैरा स्पोर्ट्स को उभार को दर्शाती है। ये दिव्यांगजनों के लिए स्पोर्ट्स किया गया है, जिसमें प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। खुशी की बात है। कैसा लगा आप लोगों को? ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नहीं किए हैं तो।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।